नमस्कार। मनी मंत्र के इस विशेष अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आज का मनी मंत्र थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज हम जो सरकार द्वारा नई ईवी सब्सिडी स्कीम पीएम ई ड्राइव यानी कि इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एनहेंसमेंट के तहत 10,900 करोड़ रुपए का जो आवंटन किया गया है उस पर करेंगे चर्चा, क्योंकि ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमेटिव इंडस्ट्री यानी कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने की एक बड़ी कोशिश है। और पीएम ई ड्राइव नाम की इस योजना के तहत ईवी सब्सिडी मुख्यतः अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, ट्रक और बसों के साथ साथ चार्जिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी फोकस करेगी। और इसी विशेष योजना के बारे में चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ा हुआ है। उनका तारुफ आपसे कराएंगे और फिर जानेंगे कि आखिरकार ये जो पूरी योजना है आखिरकार किस तरह से इसका विस्तारीकरण किया गया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुधेंदु ज्योति सिन्हा जी, एडवाइज़र इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिन्हा साहब। और साथ ही साथ सहर्ष दमानी साहब हैं, सीईओ फाडा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दमानी जी। और इन दोनों ही विशिष्ट मेहमानों के साथ हम करेंगे चर्चा। और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, शो पर जुड़ने के लिए। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए समझते हैं कि देश में जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक बस, एम्बुलेंस, ट्रक जैसे जो तमाम इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 14,335 करोड़ रुपए के कुल खर्च वाली दो प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी। और इन योजनाओं में पहली योजना है 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के खर्च वाली पीएम ई ड्राइव योजना, जबकि दूसरी है 3,435 करोड़ रुपए की बजट वाली पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना। विस्तार से समझते हैं इन योजनाओं के बारे में इस खास रिपोर्ट के जरिए। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में मोदी सरकार ने अहम फैसला किया है। कैबिनेट ने 2 वर्षों के लिए पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत 10,900 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस योजना के तहत 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के साथ साथ ट्रकों और हाइब्रिड एम्बुलेंस को भी शामिल किया गया है। इसके तहत देश भर में चार्जिंग स्टेशन की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ ही टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी अलग से 780 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नई ईवी सब्सिडी स्कीम पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट यानी पीएम ई ड्राइव दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने की एक और बड़ी कोशिश है। इसके तहत ईवी सब्सिडी खासतौर पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, ट्रक और बसों के साथ साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। स्कीम में 500 करोड़ रुपए ई एम्बुलेंस के लिए आवंटित किए गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजेंसीज द्वारा 14,028 बसों के प्रोक्योरमेंट के लिए 4,391 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ई ट्रकों को इंसेंटिव देने के लिए 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। दरअसल भारत में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रसार के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाना बेहद जरूरी है। ऐसे में स्कीम में इस सेगमेंट पर खास फोकस किया गया है। कुल आउटले का 18% से ज्यादा चार्जिंग के लिए रिजर्व रखा गया है। कुल मिलाकर चार्जिंग के लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स के लिए 22,100 फास्ट चार्जर्स, जबकि ई बसों के लिए 1,800 फास्ट चार्जर्स और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए 48,400 फास्ट चार्जर्स लगाने की योजना है। पीएम ई ड्राइव योजना प्रदूषण को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा फैसला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसी योजना को विस्तार से समझने के लिए जो बेहद 2 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं उन्हीं का सीधा रुख करते हैं। सिन्हा साहब, आपसे यही जानना चाहूँगी कि जिस तरह से हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात कर रहे हैं और इस योजना का विस्तारीकरण किया गया है, कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं पूरे ऑटो क्षेत्र के लिए इस विस्तारीकरण को? ये जो इनिशिएटिव है पीएम ई ड्राइव, ये इसको हम एक तरह से कहें कि ये क्रांतिकारी इनिशिएटिव माना जाएगा। इसके पहले का जो वर्जन था उसको हम फेम 2 कहते थे, उससे पहले फेम 1 था। फेम 2 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, वो स्कीम था। और ये 2 वर्षों के लिए 10,900 करोड़ रुपए का स्कीम है। आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि प्रतिवर्ष का यदि आप एलोकेशन देखिए तो वो करीब दुगना से ज़्यादा का एलोकेशन जो है वो इस पर किया गया है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर स्कीम में
नए सेगमेंट्स को पहली बार इंक्लूड किया गया। ई एम्बुलेंस पहली बार, ई ट्रक्स पहली बार, चार्जिंग स्टेशन पर विशेष जो बल दिया गया है वह भी पहली बार दिया गया है। तो इस प्रकार से आप देखें कि नए व्हीकल सेगमेंट्स, ये जो प्रयास किया गया है बिल्कुल नया प्रयास है, और हमारी ये उम्मीद है कि इसका जो नेट ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो डिकार्बनाइज हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोपगेशन, उनकी संख्या देश में बढ़े, और सबसे बढ़कर पूरे विश्व का जो है वो भारत अपने में इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन करके खड़ा हो। वो कुल मिलाकर देखिए बड़ी उम्मीद है, बड़ी आकांक्षा है। इसके लिए जो है 10,900 करोड़ रुपए का ये स्कीम प्रारंभ किया गया है, और उम्मीद है पूरी तरह से हम इस पर सफल होंगे। दवानी साहब, क्योंकि जिस तरह से सिन्हा जी कह रहे हैं कि इसमें नए सेगमेंट्स को जोड़ा गया है, आप फाड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, और उस लिहाज से इन नए सेगमेंट्स को जोड़ना कितने अनएक्सप्लोरेबल एवेन्यूज़ के लिए रास्ते खोलता हुआ नज़र आता है आपको? ये गवर्नमेंट का एक बहुत ही बढ़िया पहल है, और अगर आप देखें जैसे सिन्हा साहब ने अभी बताया कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहली बार हो रही हैं। फॉर एग्जांपल ई ट्रक्स हमने पहले कभी नहीं देखा था कि जिन्हें सब्सिडी मिल रही है या इस सब्सिडी के दायरे में आ रहा है। इसके अलावा अगर हम चार्जिंग स्टेशंस की बात करें, ना कि सिर्फ 4 व्हीलर्स के लिए बट 3 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स के लिए भी चार्जिंग स्टेशन में इस पर सब्सिडी मिल रही है। और अगर हम देखें कि एम्बुलेंस जो कि एक बहुत इमरजेंसी के लिए गाड़ी यूज़ होती है, उस पर भी इस ई ड्राइव योजना में स्पेशल फोकस दिया गया है। सो अगर ओवरऑल बात करें तो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल, इलेक्ट्रिक बसेस और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एक रेंज एंग्जाइटी को घटाएगा। एक कस्टमर जो गाड़ी खरीदता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्या मैं ये गाड़ी लंबे सफ़र के लिए ले जा पाऊँगा कि नहीं ले जा पाऊँगा, या सिर्फ सिटी के ही सीमित दायरे में इसको चला पाऊँगा। तो इसके लिए इन सब सुविधाओं के चलते ये एक बहुत ही बढ़िया पहल है सरकार की तरफ से, और मैं आई एम श्योर कि ये जो 2 साल का स्कीम है ये अच्छे परिणाम लेकर आएगा। सिन्हा जी, जब हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं, इसे बोलते हैं द ग्रीन फ्यूचर फॉर व्हीकल इंडस्ट्री, ख़ास तौर पर इस सेगमेंट को आत्मनिर्भर बनाने में ये योजना कितनी सहायक साबित होने वाली है? काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो जितने इंसेंटिव्स हैं, जो इसमें जो सब्सिडीज़ दिए जा रहे हैं, ये उन तरह की गाड़ियों को दिए जाएंगे जिसमें फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम जिसको कहते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेक इन इंडिया कंपोनेंट हो। इसलिए जैसा हमने आपको शुरू में पहले भी बताया कि कुल एम हमारा ये है कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप करें। ऑटोमोबाइल सेक्टर भारत के मैन्युफैक्चरिंग में करीब 49% यानी आधा है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा मेक इन इंडिया कंपोनेंट हो, और ऐसी स्थिति जल्दी से जल्दी आए कि हमारे जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं ये विदेशों में और दुनिया के बेस्ट ऑफ ज्योग्राफीज़ में वहाँ निर्यात किए जा सकें। इसीलिए हमारा ये पूरा का पूरा इस पर विश्वास है कि ये जो स्कीम है इससे इस चीज़ को सपोर्ट मिलेगा, और मेक इन इंडिया कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि आपने बताया कि इसमें 2 नए सेगमेंट्स हैं, हम मान रहे हैं ई एम्बुलेंस एंड ई ट्रक्स, उस लिहाज से कितना अहम आप मानेंगे? क्योंकि ई एम्बुलेंस पेशेंट्स के लिए ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सुविधाजनक और सुगम बना सकता है, ख़ास तौर पर इसका रिपलिंग इफेक्ट्स पड़ेगा स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी। सिन्हा जी, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें पहली बार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और हेल्थ केयर को इनको कनेक्ट करने का कोशिश किया गया है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की आपने बात की है, एक ग्रीन हेल्थ केयर सॉल्यूशंस की बात कहें तो उस दिशा में ये पहल जो है ये बिल्कुल ही नया पहल है, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही बताया है, इसलिए वो सही होगा। दमानी जी, ख़ास तौर पर जिस तरह की विस्तारीकरण की योजना है जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आप कितना अहम मानते हैं? क्योंकि ख़ास तौर पर तमाम इनोवेशंस के साथ कई कंपनियां इसमें आना चाहेंगी, उस लिहाज से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हैंड होल्डिंग कितनी ज़रूरी है? देखिए, कोई भी स्कीम तभी सक्सेसफुल होती है जब गवर्नमेंट और पब्लिक या गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों मिलकर एक कदम आगे की तरफ बढ़ाए। तो इस स्कीम में भी, PM ई ड्राइव स्कीम में भी अगर हम देखते हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बल दिया गया है।
इसके अलावा जो ऑटोमेटिंग टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है, इस पर भी एक प्रोविज़न किया गया है कि ऑटोमेटिक टेस्टिंग फैसिलिटीज़ इंडिया में आए और व्हीकल टेस्ट बराबर से हो पाए। तो इन दोनों चीज़ों में सरकार ने अपनी पहल ऑलरेडी कर दी है। अब बारी है पब्लिक की जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करे, ताकि जो रेंज एंग्जाइटी है एक आम आदमी को, चाहे वो शहर में हो या हाईवे पर हो, वो कम किया जा सके। और इसके अलावा आपका व्हीकल क्या फिट है कि नहीं रास्ते में चलने के लिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ई ट्रक्स, ताकि जो गाड़ी टेस्ट फेल करती है जी। और स्पेशली ई ट्रक्स अगर फेल करती है तो वो उन्हें स्क्रैप किया जाए, स्क्रैप का सर्टिफिकेट मिले। इससे एक कमर्शियल डिपॉजिट मिलता है कस्टमर को, और फेम का सब्सिडी अगर उसे मिल जाता है तो उसके लिए सोने पे सुहागा की तरह ये काम करेगा, क्योंकि उसे डबल बेनिफिट होगा। सो मेरे हिसाब से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत अहम है और गवर्नमेंट ने अपना कदम ऑलरेडी आगे बढ़ाया है। अब बारी है पब्लिक की और बिजनेस हाउसेस की कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करे, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए और इस पर आगे बढ़कर काम किया जा सके। सिन्हा जी इस पर ज़्यादा रोशनी डाल पाएंगे सिन्हा जी, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, ईवी सेगमेंट की बात करें, तो एक सबसे बड़ा दिमाग में सवाल ये आता है भाई इसको चार्ज कैसे करेंगे। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए क्या पूरा रोड मैप सरकार के दिमाग में है? अभी तो इस पर जो एक डिटेल पूरा इसका रोड मैप डेवलप किया जाएगा, लेकिन जैसा आपने शुरू में ही आपने बताया कि करीब 18% के करीब जो है 2000 करोड़ रुपया का जो है वो इन्वेस्टमेंट प्लान किया गया। और यदि टोटल चार्जर्स की आप संख्या देखें तो इसके मदद से करीब 72,000 के ऊपर चार्जिंग स्टेशंस डेवलप होंगे। ये सारे ही चार्जिंग स्टेशंस पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस होंगे, यानी कि उस पर कोई भी आदमी एक्सेस कर सकता है। ये सारे ही चार्जिंग स्टेशंस फास्ट चार्जिंग स्टेशंस होंगे, यानी कि वहाँ पर जाकर आपको ज़्यादा देर नहीं रहना है, करीब 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक, अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन द व्हीकल सेगमेंट्स, ये इतने ही देर तक रहना है। तो चार्जिंग स्टेशन का एक इकोसिस्टम, बहुत बड़ा इकोसिस्टम डेवलप करेगा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चार्जिंग स्टेशंस, उनके ऑपरेशन और उस क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट के नए अपॉर्चुनिटी को भी बढ़ावा देगा। इसलिए चार्जिंग स्टेशन जो है ये बहुत ही अहम रखा गया है और इस पर करीब 18% जो है इस पर बल दिया गया है, उतना एलोकेशन दिया गया है। और एक चीज़ और सिन्हा साहब, क्योंकि अब भारत की पहचान वैश्विक पटल पर कई क्षेत्रों में अग्रणी देश के रूप में होती है, ग्लोबल साउथ का प्रमुख देश और अगुवाई के तौर पर भारत आगे है। उस लिहाज से क्योंकि इस सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कई और मुल्कों के लिए भी इस दिशा में जिस तरह से गतिशीलता के साथ काम हो रहा है, हम नज़ीर पेश करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। बल्कि आपको बताएं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में, चूँकि इस मिशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ कि पूरे रीजन में, इस पूरे रीजन में, एशिया पैसिफिक रीजन में जो लीडरशिप है वो इंडिया ही दे रहा है। उसके साथ साथ आप देखें, यदि विदेशों में देखें तो हमारी गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैं बात चर्चा कर रहा हूँ, वो गाड़ियाँ जो हैं, आप हमारी गाड़ियाँ उनके रोड्स पे दिखाई दे रही हैं। हमारी जो बसें हैं, इलेक्ट्रिक बस, उसी तरह से 3 व्हीलर्स, ये इनका धीरे धीरे जो है निर्यात बढ़ता जा रहा है। यानी विश्व को इस बात पर भरोसा हो रहा है कि जो मेक इन इंडिया है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इनकी क्वालिटी जो उनके मानक हैं उनके अनुसार ही है, इसीलिए ये निर्यात बढ़ता जा रहा है। और आने वाले समय में और इस पर्टिकुलर स्कीम के मदद से यह और भी ज़्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल। और माइंडसेट में कैसे चेंज आएगा कि तमाम जो लोग हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ और ज़्यादा झुके, इस पर भी करेंगे चर्चा इस ख़ास पेशकश में, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो
गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद में का स्वागत। और मनी मंत्र में आज हम चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर, किस तरह से ये योजना बहुत ज़्यादा गेम चेंजर साबित होने वाली है जब हम व्हीकल सेगमेंट की बात करते हैं। ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरे शो पर। दमानी साहब, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो एक माइंडसेट में कैसे चेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिस तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के प्रति लगातार सरकार का फोकस है? देखिए, जब फेम पॉलिसी 2015 में आई थी, उस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आम आदमी नहीं जानते थे, और जब गाड़ियाँ आना चालू हुई तो उनका प्राइस इतना ज़्यादा था कंपेयर टू एक आइस व्हीकल कि वो आउट ऑफ रीच था एक आम आदमी के। जैसे जैसे बैटरी के प्राइजेस कम होते गए, क्योंकि एक टाइम पर बैटरी का प्राइस करीब 60 से 70% होता था पूरे गाड़ी के वैल्यू पर, वो अब कम होते जा रहा है क्योंकि ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में लिथियम के प्राइजेस क्रैश हो रहे हैं और $100 के नीचे भी आ गया है। और इसके चलते अगर अब हम गैप देखते हैं, जो रेगुलर पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ हैं वर्सेस जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, इनके बीच में गैप अब 1.5 से 2 लाख रुपए तक का ही रह गया। इनफैक्ट अभी लास्ट करीब 6 महीने की अगर हम बात करें तो टाटा और MG ने ऐसी भी गाड़ियाँ लॉन्च की है जिनकी प्राइजेज़ ऑलमोस्ट पेट्रोल डीजल के बराबर है। इसका मतलब ये है कि अब आम आदमी के पास एक बहुत अच्छा चॉइस आ गया है, जो पहले नहीं हुआ करता था क्योंकि प्राइस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। और अब बिकॉज प्राइस का डिफरेंस कम हो गया है तो अब आम आदमी ये भी देख सकता है कि उसे पेट्रोल लेना है, डीजल लेना है या इलेक्ट्रिक लेना है जी। और इलेक्ट्रिक का फ़ायदा ये है कि एक बार आपने गाड़ी ले ली तो आपका रनिंग कॉस्ट गाड़ी का बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इसमें सर्विसिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उस चक्कर में इसके चलते भी आपका ओवरऑल कॉस्ट व्हीकल का कम हो जाता है, प्लस आपका जो रनिंग कॉस्ट है, जो डीजल में करीब 8 रुपये पर किलोमीटर है, पेट्रोल में 10 रुपये किलोमीटर है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में 1 रुपये से 2.5-3 रुपये के बीच में आ जाता है। तो मेरे हिसाब से एक विन विन सिचुएशन है सरकार के लिए भी और कस्टमर के लिए भी कि एक वो ग्रीन एनर्जी की गाड़ी यूज़ कर पाएगा, और उसके चलते पूरे विश्व भर में और पूरे भारत भर में जो हम एक पोल्यूशन का हमको सामना करना पड़ता है, स्पेशली दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जैसे शहरों में, इससे पोल्यूशन का स्तर भी कम होगा और हमारी जो अगली पीढ़ी है वो एक सुगम और स्वच्छ हवा अपने अंदर ले पाएगी। सिन्हा साहब, क्योंकि G20 या तमाम जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, हमने हमेशा देखा कि प्रधानमंत्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण पर उसका अनुकूल असर हो, प्रतिकूल नहीं। और उस लिहाज से फॉसिल फ्यूल्स पर कम से कम निर्भरता, जिस तरह से इस योजना का विस्तारीकरण किया गया है, वो उसी तरफ इशारा करती है। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इसीलिए देखिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में जो है तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे आपको एक उदाहरण दें, हमारे जो 23 IITs हैं उनमें से 16 IITs में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं, जहाँ पर कि मोबिलिटी पर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर, बैटरी टेक्नोलॉजी पर, इन चीज़ों पर तमाम तरह के स्टडी किए जा रहे हैं। ऑल्टरनेट केमिस्ट्रीज़ पर स्टडी किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को हम और अफोर्डेबल, क्वालिटेटिवली, गुणवत्ता के दृष्टिकोण से और भी बेहतर बना सकें और भी सेफ बना सकें, जिससे कि जैसा हमने शुरू में हर बार हम इस बात को एम्फेसाइज करते हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आप विश्व में अपनी प्रतिष्ठा बना सकें। इसलिए तमाम तरह के IITs पर प्रयास कर रहे हैं। जो कंपनियां हैं वो भी अपना जो उनके जो CTOs हैं, उनका जो R&D इकोसिस्टम है वो काम कर रहा है। इस वर्ष आपने बजट में एक चीज़ और देखा कि 1 लाख करोड़ रुपए का जय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए, R&D के लिए जो है उतना बड़ा अमाउंट एलोकेट किया गया है। निश्चित उसमें से जो है वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का भी अपना एक हिस्सा है। इसलिए इन क्षेत्रों में यदि काम जितना ज़्यादा होगा उतना ही बढ़िया हमारा
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आगे बढ़ेगा। और साथ ही क्योंकि रिसर्च एंड डिज़ाइनिंग की हम बात करें तो इस तरह के व्हीकल्स की डिज़ाइनिंग भी सिन्हा साहब यूनिक होगी, और जिस तरह से इसको लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा वो नए नए और इनोवेशंस की तरफ भी भारत को लेकर जाएगा। बिल्कुल सही आपने कहा, आइडिया ही वही है कि जो पूरा एंड टू एंड, यानी उसका जो इनिशियल जो उसका डिज़ाइन है वहाँ से लेकर के और पूरे असेंबली लाइन के डिफरेंट स्टेशंस जो होते हैं वहाँ से लेकर के और अंत में जो क्वालिटी, फाइनल क्वालिटी चेक और रोल आउट होता है, एक तो वो क्षेत्र हुआ बिल्कुल जो कि R&D का इलाका है, और दूसरा जिसकी चर्चा अभी फाडा के CEO कर रहे थे वो ये है कि एक बिजनेस मॉडल्स कैसे डेवलप करते हैं, क्योंकि एक आम आदमी को क्या चाहिए, एक आम आदमी को चाहिए कि उसका अपफ्रंट कॉस्ट कम हो, उसको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके बैंक से, उसके टेन्योर जो है लंबे हों, उसका इंटरेस्ट रेट कम हो, यही तो उसको चाहिए जिससे कि वो गाड़ी अपना खरीद सके। इसके अलावा चार्जिंग स्टेशंस और इनकी सुविधा हो। तो एक किस तरह के बिजनेस मॉडल्स लेकर के इंडस्ट्री प्लेयर्स आते हैं ये बहुत ही ज़रूरी होगा, जिससे कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। बिल्कुल, और साथ ही किस तरह से हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं दवानी साहब कि जब बिज़नेस मॉडल्स की हम बात कर रहे हैं और इस तरह का जब बूस्टर डोज एक सेक्टर को दिया जाता है तो जो तमाम इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं उनका उत्साहवर्धन कैसे होता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बिज़नेस मॉडल लगाने के लिए आखिर में आपको कैपिटल चाहिए, और कैपिटल के साथ साथ अगर इनोवेशन का साथ मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। आप बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे अगर आपको एक बात बताऊं, अभी पिछले 3-4 दिनों में MG ने एक गाड़ी लॉन्च की है जिस पर उन्होंने बैटरी स्वैपिंग का भी मॉडल यूज़ किया है। अब बैटरी स्वैपिंग से आम आदमी को क्या फ़ायदा होता है, जो हमारा अपफ्रंट कॉस्ट है EV में वो उसका 40 से 50% कॉस्ट आज भी बैटरी पर है, और अगर हम वो बैटरी ही गाड़ी से निकाल ले जब हम कोई ग्राहक को गाड़ी बेच रहे हैं तो उसका कॉस्ट बहुत कम हो जाता है और वो एक पेट्रोल डीजल के गाड़ी के मुकाबले सेम रेंज में आ जाता है। तो बैटरी स्वैपिंग एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, स्पेशली 2 व्हीलर में, 3 व्हीलर में, और अब हम देख रहे हैं कि ये पैसेंजर कार में भी आ रहा है। तो एक ये नया इनोवेशन है, नया बिजनेस मॉडल है जिस पर कंपनियों को काम करना चाहिए ताकि जो अपफ्रंट कॉस्ट है जो कस्टमर को बेयर करना पड़ रहा है वो कम हो जाए। और मैं आश्चर्य नहीं होऊंगा, अगर आप भी आश्चर्य नहीं होंगे अगर आने वाले दिनों में EV के प्राइजेस पेट्रोल डीजल गाड़ी के प्राइजेस से भी कम हो जाए, क्योंकि ये बैटरी स्वैपिंग मॉडल अगर सक्सेसफुल हुआ तो ऐसा हमको लग रहा है कि 2 से 3 वर्षों में ये होने के भी इसके बहुत चांसेस हैं। तो एक ये हॉकी स्टिक कर्व हो जाएगा पूरे EV इंडस्ट्री के लिए कि जो आज 2 व्हीलर का मार्केट शेयर इलेक्ट्रिफिकेशन में करीब 6% है, कार्स में करीब 2% है, और जो अभी स्पेशल फोकस आ रहा है बसेस और कमर्शियल व्हीकल पे मार्केट शेयर करीब 1% है। तो ये बहुत ज़ोरों से बढ़ेगा और इलेक्ट्रिफिकेशन का दर जो है और जो रन रेट है ये इसमें बहुत गुना इजाफा भी होगा। सिन्हा साहब, ख़ास तौर पर जब हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करते हैं और आप इतने बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं, तो ये जो एनर्जी डिमांड है, एनर्जी स्टोरेज, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, इन तमाम चीज़ों के बैलेंस के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और कई ऐसे मिथ्स को इस क्षेत्र ने तोड़ा है कि भाई चार्जिंग के लिए ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये महंगे हैं, लेकिन इस मिथ को अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तोड़ता हुआ नज़र आता है। बिल्कुल सही आपने बताया, जैसे जैसे समय, जैसे जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ता चला जाएगा आप पाइएगा कि ये मिथ बिल्कुल ही क्रैश कर जाएगा। ऑलरेडी ये क्रैश्ड है। फॉर एग्जांपल आप उदाहरण के तौर पर देखिए, इसी दिल्ली में इस वक्त करीब जो है वो 2500 के करीब जो है उस आसपास आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस चल रही हैं, DTC की बसेस चल रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं। आप इस वक्त देखिए करीब 17 से 20 सेकेंड में एक 2 या 3 व्हीलर जो है वो कंट्री में रजिस्टर हो रहा है। इस स्पीड के साथ ये बढ़ रहा है। उसी प्रकार से आपको 4 व्हीलर में भी आप वही पेस देखिएगा। चार्जिंग स्टेशंस भी उसी प्रकार से डेवलप किए जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर स्कीम में आप एक चीज़ और आपने गौर किया होगा कि बड़े ही अच्छे तरीके से एक किस प्रकार इंसेंटिव को पाने का सरलीकृत प्रक्रिया शुरुआत किया जाए। इसके लिए जो है ई-वाउचर का कॉन्सेप्ट रखा गया। यानी यदि मुझे गाड़ी खरीदना है, ये मुझे 2 व्हीलर खरीदना है, मैं डीलर के पास जाऊंगा, आधार एनेबल्ड मैं ई-वाउचर को डाउनलोड करूंगा, गाड़ी खरीदने के बाद उस पर साइन करूंगा,
डीलर भी उस पर साइन करेंगे और उसके बाद उसको PME ड्राइव पोर्टल में उसको जो है अपलोड कर दिया जाएगा। इससे क्या है कि पूरा एंड टू एंड डेटा अवेलेबिलिटी रहेगा, इंसेंटिव सही आदमी को सही चीज के लिए जाएगा और उसके लिए क्या सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ये हमेशा हमें पता लगता रहेगा कि कितनी गाड़ियां किस इलाके में हैं और वहां पर चार्जिंग स्टेशंस किस प्रकार से डेवलप करने चाहिए। इसलिए पूरा एंड टू एंड सपोर्ट जो है इस पर्टिकुलर प्रक्रिया को भी जो है सिंप्लीफाई किया गया है। ये अपने आप में और भी इसे हम कहेंगे कि एडिशनल गेम चेंजर माना जाएगा। बिल्कुल, और उद्योग की प्रतिस्पर्धा की जब हम बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने की हम बात करते हैं, उस पूरे क्षेत्र को मजबूत करने का जब जिक्र करते हैं तो इस योजना से कारगर फ़ायदा होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप इस शो पर आए और आपने अपने विचार इस मन से साझा किए, हमें तमाम जानकारियाँ दी और इस शो पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमानों का। तो कोशिश इस बार मनी मंत्र के ज़रिए हमने ये की कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के इस पूरे क्षेत्र में असीम संभावनाओं के आकाश हैं और ख़ास तौर पर जब हम माँ प्रकृति को संभालने की भी बात करते हैं तो इससे वो हमारा काम भी सिद्ध होता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस शो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।